तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा जिसको फुलबेरी भी कहते हैं, और एक सफ़ेद किस्म के दाग जो है वो बॉडी पर पड़ जाते हैं, जिसको ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। और अक्सर इसको एक छूत की बीमारी समझा जाता है, एक कंटेजस डिजीज समझा जाता है। यानी कि इसको लोग ये समझते हैं क्योंकि शास्त्रों में इसको श्वेत कुष्ठ के नाम से जाना जाता है। जी जी। तो श्वेत कुष्ठ यानी कि कुष्ठ एक बीमारी है जिसको आप जानते हैं कुष्ठ क्या चीज होती है, जिसको कोढ़ की बीमारी कहा जाता है। अब श्वेत कुष्ठ यानी कि सफेद कोढ़। सफेद कोढ़ क्या होता है? सफेद कोढ़ यानी कि देखिए कोढ़ की बीमारी होती है जिसको कुष्ठ की बीमारी कहा जाता है। एक होता है इसमें गलित कुष्ठ। गलित कुष्ठ में क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा उंगलियां कीड़े पड़ जाते हैं, उंगलियां गल जाती हैं, नाखून गल जाते हैं, तो इस तरह की बीमारी होती है जिसको कोढ़ की बीमारी भी कहा जाता है। तो इसको श्वेत कुष्ठ लिखा है तो लोग ये समझते हैं कि ये भी कोढ़ की बीमारी है, ये लेप्रोसी है, ये भी लेप्रोसी है। लेकिन हकीकत में आज बता दूं इसका लेप्रोसी से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल भी कतई भी लेप्रोसी नहीं है। यानी कि ये कोढ़ का रोग नहीं है, ये कंटेजस डिजीज नहीं है, ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो छूने से फैलेगी। ये सिर्फ एक शरीर का एक परिवर्तन है। शरीर के अंदर एक चीज होती है मेलानिन जी, जिसकी वजह से सांवला रंग आता है। सांवला रंग यानी कि शरीर में जितना ज्यादा मेलानिन होगा उतनी ज्यादा इंसान सांवला हो जाएगा, और बहुत ज्यादा मेलानिन हो जाता है तो इंसान काला हो जाता है। तो वो मेलानिन की मात्रा शरीर के ऊतकों में से, जो स्किन की जो ऊतक होते हैं उसमें से कम हो जाती है। इसकी वजह से वहां का पार्ट जो है वो वाइट पड़ जाता है जी। सिर्फ इतना है, बाकी कोई भी कंटेजियस डिजीज नहीं है, कोई छूत की बीमारी नहीं है। सर इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ देखिए इसके लिए क्या करना चाहिए, अक्सर ये सवाल आता है। और सबसे पहली चीज ये है, जिसको भी ये बीमारी हो जाती है वो एक हीन भावना का शिकार हो जाता है। यानी कि उसको मन में ये लगता है कि मुझे ऐसी बीमारी हो गई है और ये बीमारी लाइलाज बीमारी है, लोग मुझसे बात नहीं करेंगे, लोग मुझसे बचेंगे, मेरे अपने मुझसे दूर हो जाएंगे, और लोग मुझसे मतलब एक तरह से घृणा करेंगे जी। लेकिन हकीकत में आपको बता दूं, जो भी लोग जिनके भी परिवारों में इस तरह के पेशेंट्स हैं वो इस चीज को जानने अच्छी तरह से कि कुष्ठ से लेप्रोसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक शरीर के अंदर एक तरह का बदलाव है, जिसके बदलाव होने की वजह से शरीर का रंग जो है वो सफेद हो जाता है। अब देखिए आपने पूछा कि इसका क्या इलाज है, इसको क्या करें। तो सबसे पहले तो कारण जान लेते हैं कि वजह क्या है, आखिर ये शरीर के अंदर पैदा क्यों होता है। मेलानिन की वजह से मैंने बताया, जैसे कि मेलानिन की वजह से ये होता है, लेकिन क्यों ऐसी परिवर्तन आ जाते हैं। तो देखिए सबसे इसमें एक रीजन ये भी होता है कि कुछ लोग जो विरोधी खाने होते हैं उस तरह के खाने खाते हैं जो आपस में विरोध होता है उन खानों के बीच में। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ लोगों ने मछली खाई जी। मछली खाने के बाद में दूध से बना हुआ कोई प्रोडक्ट ले लिया। आप समझेंगे दूध पीने से क्या होता है, दूध तो अच्छी चीज है जी, लेकिन दूध अच्छी चीज है मगर दूध का सही जगह पर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप मछली खाने के बाद में दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी स्किन पर यह रोग हो सकता है। जी सर। आप लहसुन खाने के बाद में दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए आपने शायद आयुर्वेद में पढ़ा हो, लहसुन को दूध में उबाल कर भी दिया जाता है जी, लेकिन लहसुन के बाद में दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी जी ठीक है। गर्म प्रकृति की कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मछली खाने के बाद में कुछ लोग जो है वो शाकाहारी होते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो मछली खाते ही नहीं है, हमें क्यों दिक्कत हुई। तो क्या है, देखिए एक होता है मछली का कैप्सूल, देखा होगा आपने, इसको मछली का कैप्सूल बोलते हैं। विटामिन ई का कैप्सूल होता है ये, और इसके अंदर मछली का तेल होता है। तो भाई मछली खाई है, मछली का तेल खाया, बात तो एक ही है। अब वो उसके बाद में दूध का इस्तेमाल, कुछ लोग बताते हैं कि मछली ये खाओ उसके ऊपर से दूध पी लो। बिल्कुल ये विरोधी चीजें हैं। इस तरह की चीजों से भी ये फुलबेरी की बीमारी है जिसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं या जिसको विटिलिगो कहते हैं, ये बीमारी हो सकती है।
इसके और भी शरीर के अंदर, जैसे मेलेनियन बताया मैंने, और भी कारण होते हैं। लेकिन अब ये सवाल आता है, क्या ये बीमारी लाइलाज है? आपने क्या सुना इस बीमारी के बारे में? आप बताइए, आपने क्या सुना इसकी बीमारी के बारे में, कि ये बीमारी लाइलाज है, ऐसा कुछ सुना? जी ऐसे सुना था कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, कि जब ये हो जाती है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं हो। जी यही सुना है ना आपने? लेकिन देखिए, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं पैदा की जिसका इलाज पैदा नहीं कर दिया, बेशक। क्योंकि अल्लाह ताला ने जुल्म नहीं किया, ना इस दुनिया में इंसानों के ऊपर जुल्म किया है, ना आखिरत में कभी किसी ऊपर जुल्म किया जाए। लेकिन जिसने जैसा किया है दुनिया के अंदर रह के, उसको उसका बदला मिलेगा आखिरत में। फिर जुल्म किसी को ऊपर नहीं, तो दुनिया में कैसे अल्लाह ताला कैसे जुल्म कर सकता है किसी पे? जी सही। अगर किसी मर्ज का इलाज नहीं होता तो ये तो जुल्म है इंसान के ऊपर। और अल्लाह ताला रहीम है, हम भी जानते हैं अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। तो इलाज इसका मौजूद है। आज से हजारों साल पुराना इलाज मैं आपको अगर बताऊं, आप बहुत पीछे पहुंच जाइए। ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा के जमाने से एक चीज का इस्तेमाल होता है इस बीमारी को दूर करने के लिए, उस जमाने से। जबकि ये एक कई हजार, कम से कम 2-2.5 साल पहले की बात है, तब से। वो क्या चीज है आप कहेंगे, आपके दिमाग में सवाल होगा भाई कौन सी चीज है जिसका इतने जमाने से इस्तेमाल किया जा रहा है इस बीमारी को दूर करने के लिए? जी, तो वो चीज है बाबची। सर ये क्या चीज होती है? ये एक बूटी होती है, इसके बीज होते हैं, वो बाबची के बीज कहलाते हैं। बाबची के बीजों का इस्तेमाल इस बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है। अब आप यूं कहेंगे कि भाई हमने तो देखा है कि बाबची का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन उन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। ये बीमारी तो उनकी जैसी की तैसी बनी हुई है। तो देखिए, किसी भी मेडिसिन का, किसी भी जड़ी बूटी का जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा, जब तक उस बूटी को सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तब तक उसका पूरा लाभ नहीं मिल सकता। जी सही। अब किस तरह से बाबची को इस्तेमाल करके हम फायदा उठा सकते हैं, ये सवाल पैदा होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें बाबची का शोधन करना है, ना कि शोधन करना है बल्कि इसकी पावर को बूस्ट करना है। देखिए, कोई चीज जो मुर्दा होती है तो उसमें क्या किया जाता है, उसके अंदर जब तक रूह ना फूंकी जाए तब जी मुर्दा, तब तक वो चीज मुर्दा है। जी, बहुत सारी बूटियां ऐसी हैं जिनकी रूह को जिंदा करने के लिए, भाई आपने एक पेड़ था, वो पौधा था, जब तक वो जमीन से के टच में था, जमीन में लगा हुआ था, तब तक वो जिंदा था। जब उसने आपने जमीन से उसको उखाड़ लिया, उसके बीजों को अलग कर दिया, उसके फूलों को अलग कर दिया, सारी चीजों को अलग कर दिया, तो वो क्या हो गए? मुर्दा हो गए। अब उसको जीवित करने के लिए, पुनर्जीवन देने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसकी ये जिंदा हो जाए, इसकी पावर बूस्ट हो जाए। तो वो हमने नहीं किया, उसको बिना किए हम बाबची का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो बाबची हमें फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो सर फिर इसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? तो देखिए, इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ये है। देखिए, पहले हम इसको, इसके अंदर रूह डालेंगे, इसको जो ये मर चुकी है ना, इसको दोबारा से जिंदा करें। उसको जिंदा करने का क्या तरीका है? उसको हम 3 स्टेप हैं इसके। कितने? 3 स्टेप। पहले स्टेप है अदरक का रस। सबसे पहले हम अदरक का रस निकालेंगे। मिसाल के तौर पर समझ लीजिए, जैसे हमें तकरीबन 200 या 250 ग्राम बाबची को हमें शुद्ध करना है जी, या पुनर्जीवित करना है, तो हम अदरक का रस हम लेंगे आधा किलो। कितना? आधा किलो अदरक का रस लेंगे आधा किलो, और इसमें बाबची के बीजों को डाल देंगे। बाबची के बीजों को डाल देंगे। आयुर्वेद में इसको कहते हैं भावना देना, यानी सबसे पहले हम अदरक के रस की क्या देंगे? भावना। भावना ये होती है, इसको भावना देना क्या बोलते हैं? जब किसी रस में किसी बूटी को डुबोया जाता है और उसका असर लिया जाता है, तो उस चीज को कहते हैं हम भावना देना। ठीक है, पहले हम अदरक के रस की भावना देंगे, और जब ये अदरक का रस काफी हद तक अवशोषित हो जाएगा, सूख जाएगा, सोख लिया जाएगा बाबची के द्वारा, तब इसको हम बाहर निकाल लेंगे।
इसको बाहर निकाल के हम छाया में सुखाएंगे। छाया में सुखाएंगे और छाया में सूखने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लेंगे गिलोय का रस। ठीक है, गिलोय का रस निकालेंगे और वो भी हम आधा लीटर या आधा किलो समझ लीजिए, आधा किलो निकालेंगे। कितना निकालेंगे? आधा किलो। गिलोय का रस आधा किलो निकालकर फिर हम उसको उसमें बाबची को डाल देंगे। पहले हमने अदरक के रस में डाला था, उसके बाद में हम गिलोय के रस में इसको भावना देंगे। जब ये पूरी तरह से इस रस को सोख लेगी या जितना भी हिस्सा उसका पार्ट 24 घंटे में सोख लेती है, उसके बाद में इसको हम फिर से छाया में डाल के सुखा दें। ठीक है, यहां हमने 2 चीजों की भावना दी। तीसरी चीज है हमारी आंवला। लेकिन यहां पर सिर्फ हमें आंवला की भावना नहीं देनी है, बल्कि हमें भावना देनी है त्रिफला की। त्रिफला का हमें एक काढ़ा तैयार करना है। त्रिफला का काढ़ा तैयार करने के बाद में आपको मालूम होगा त्रिफला के अंदर हरबेड़ा, आंवला 3 चीजें होती हैं। तो इसका हमें काढ़ा बनाना है। उस काढ़े के अंदर हमें इसको बाबची को डालना है। काढ़े में आपको त्रिफला की भावना दें। त्रिफला की भावना देने के बाद में अब ये तीसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप छाया में सुखा लीजिए, उसके बाद में बाबची को पीस लीजिए बारीक करके। अब यहां पर बाबची आपकी तैयार हो गई इंटरनल यूज के लिए। इस्तेमाल अंदर के इस्तेमाल के लिए, यानी खाने के लिए। ठीक है। तो मात्रा इसकी कितनी है, कितनी मिकदार में इसको खाना चाहिए? जी कितनी? तो देखिए, इसकी मात्रा 2 से लेकर और लगभग 3 से 4 ग्राम की मात्रा में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। 5 ग्राम भी इसकी मात्रा हो सकती है। लगभग 1 छोटा चम्मच की मिकदार में इसको आप ले सकते हैं। पानी से लेना है? जी हाँ, इसको पानी से लिया जाएगा। देखिए, अभी मैं ये चीज मैं खुद बताने वाला था आपको, ये पानी से ही लिया जाएगा। और कुछ एहतियात हैं इसके साथ में जो हमें करनी है। कैसे? देखिए, इसको हमने एक छोटा चम्मच चाय का 1 छोटा चम्मच लेना है सुबह में खाली पेट, और 1 छोटा चम्मच शाम को लेना है खाली पेट। ठीक है। जब पेट खाली हो जाता है, आपका खाना हजम हो चुका होता है, उसके बाद में खाना खाने से कम 2 घंटा पहले, शाम का खाना खाने से पहले। ठीक है, ये हुआ इंटरनल यूज, अंदर का कैसे इस्तेमाल करना है। अब सवाल यह आता है कि इसको जो ऊपर के जो हमारे सफेद दाग हो गए हैं, उनके ऊपर लगाने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल की जाए? जी। तो वो भी बाबची। वो किस तरह से लगा है? बाबची का देखिए तेल आता है, ठीक, लेकिन बाबची का असली तेल यानी ओरिजिनल प्योर तेल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप बाबची का तेल जहां से आपको पूरा भरोसा हो, कंप्लीट आपको बाबची का ओरिजिनल तेल, प्योर तेल मिल जाए, उस तेल को आप ले लीजिए और जो लिकोडर्मा के जो निशान है, जहां जहां सफेद दाग हो गए हैं, वहां पर इसको लगाइए। ठीक है, इसको लगाइए, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में इसको लगाया जाता है, बहुत थोड़ी मिकदार में। ऐसा नहीं है कि इसको लेके फिर कोई मालिश की जाती है, कुछ नहीं। बहुत थोड़ा सा लीजिए और उस जगह पर लगा दीजिए जो अफेक्टेड एरिया है, जहां पर के सफेद दाग हैं, और दूसरी जगहों पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर रोगी का मिजाज जो है वो गर्म है और वो गर्म चीजों के प्रति संवेदनशील है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बराबर की मात्रा में इसमें नारियल का तेल मिला देना चाहिए। बराबर की मात्रा में नारियल का तेल मिला के अच्छी तरह से उसको मिला लीजिए। फिर उसको ऐसे रोगी को लगाइए जिसकी जिल्द बहुत हसास है। पता चलता है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपने बाबची का तेल ज्यादा मात्रा में लगा दिया, तो पता चलता है कि वहां पर छाले या फपोले बन गए। तो प्रकृति यानी वो गर्म है, गर्म चीजों के प्रति वो संवेदनशील है। तो हमें क्या करना है? इसमें बराबर की मात्रा में हमें किस चीज का तेल मिलाना है? गोले का तेल। जी, गोले का तेल, जिसको गोला भी बोलते हैं, खोपरा भी बोलते हैं, नारियल भी बोलते हैं जी, कोकोनट बोला जाता है, उसका तेल, वो भी शुद्ध वाला तेल मिला दीजिए उसमें, फिर उसको लगवाइए। और अगर कोई ऐसा रोगी हो जिसको बाबची का तेल लगाने की वजह से उस पर फपोले पड़ गए हैं, तो तब तक बाबची का तेल दोबारा से मत लगाइए जब तक ये फपोले पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। यहाँ पर आप देसी घी, गाय का घी लगा सकते हैं। ठीक है,
ठीक। तो ये दो इलाज हुए, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है, लगाने का भी और खाने का भी। और महज बावर्ची से आप इस रोग को दूर कर सकते हैं। अब देखिए, अक्सर ये सवाल करते हैं लोग कि भाई कितने दिन में ठीक हो जाएगा, कितने जी जी। दिन में ठीक हो जाएगा। अक्सर ये मरीज के दिल में भी उत्सुकता होती है जानने की कि भाई कितने, और मरीज ये चाहता है कि जब वो किसी के अंडर ट्रीटमेंट जाता है तो चाहता है फटाफट से सही हो जाओ। जी सर, सही बात है ना, जी, ये जी। फटाफट से दवा खाई, दर्द हो, ओए करिश्मा, एकदम बंदे ने दवा खाई एकदम बंदा फिट। हर इंसान यही चाहता है कोई ऐसा करिश्माती दवा हो, एक पेट से अंदर जाए, फट से मरीज सही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं होता है। आप ये सोचिए कि लियोकोडर्मा शुरू की तरह कैसे कैसे हुआ। कहीं आपकी आंख की पलक के ऊपर ये पैदा हुआ, या आपके पैर के टखने से स्टार्ट हुआ, ऐसी जगहों से ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट हुआ, या कान के पीछे से स्टार्ट हुआ, एक छोटा सा दाग था पहले, जी। फिर धीरे 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 सालों में ये बनकर तैयार हुआ, फिर फैलता चला गया। तो इसने सालों पकड़े पूरी तरह से फैलने के लिए। तो आप कम से कम महीनों का तो इंतजार कर ही सकते हैं ना इसको सही करने के लिए। भाई ऐसा तो करिश्माती दवा कोई जादुई दवा नहीं होती कि बंदा खाए और बीमारी ठीक हो जाए। तो जब सालों में ये मर्ज हुआ तो कम से कम महीनों का तो इंतजार आपको करना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं बावर्ची से कोई फायदा नहीं हुआ, हम फलाना वैद्य के पास गए थे, हकीम के पास गए थे, बावर्ची का इस्तेमाल उन्होंने कराया था, हमें तो फायदा नहीं हुआ। उनसे पूछो भाई कितने दिन ट्रीटमेंट लिया था, कि 15 दिन। अब भाई 15 दिन में तो कुछ नहीं होने वाला। फिर दूसरे के पास गए, उन्होंने भी बावर्ची का इस्तेमाल कराया, तेल दिया, ये दिया, वो दिया, भाई कितने दिन, तो मतलब 28 दिन, 29 दिन, 1 महीना। तो इस तरह से पेशेंट ठीक नहीं होता, वो इधर उधर भागता ही रहता है और आखिर में निराश होके बैठ जाता है। और दोष किस पे जाता है? डॉक्टर, बावर्ची पे। क्योंकि अक्सर बावर्ची इतनी मशहूर चीज है इस रोग के लिए कि अक्सर लोग बावर्ची का इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन बावर्ची को कैसे इस्तेमाल कराया जाए ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसी तरह से बावर्ची का इस्तेमाल कराना चाहिए, लेकिन रोगी को अपने रोग के अनुसार, अगर रोग बहुत स्टार्टिंग ही है तो 2-3 महीने में ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये फैल चुका है तो कम से कम 6 से 7 महीने आराम से इंसान को सब्र के साथ में ये दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब आप लोग तो करेंगे नहीं शायद सवाल कि भाई परहेज क्या होता है। नहीं करेंगे, वो मुझे ही बताना पड़ रहा है, क्योंकि फिर रह जाएगी चीज तो फिर सब लोग बाद में सोचते हैं यार ये चीज तो हमें पता ही नहीं चली, ये चीज हमने पूछी भी नहीं। जी ठीक है। तो परहेज क्या है? तो देखिए परहेज इसमें कुछ अलग है, खास। जैसे क्या है, देखिए हमें एनिमल से आने वाली कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी है, एनिमल फूड इस्तेमाल नहीं करना। अब एनिमल फूड कौन सा है? सबसे पहले तो मांस ही ले लीजिए, वो तो सीधे सीधे एनिमल से आ रहा है जी। वो किसी भी चीज का मांस हो, मछली का हो या चिकन हो या मटन हो, कुछ भी हो, वो सीधा सीधा जानवर से का गोश्त है, वो इस्तेमाल नहीं करना। फिर जानवर से आने वाले प्रोडक्ट जैसे अंडा मुर्गी से आता है, नहीं लेना। दूध भैंस से गाय से आता है, नहीं लेना। इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट जो जानवर से बनता है, किसी जानवर से आता है, किसी एनिमल से आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज, कोई भी स्किन डिजीज होती है तो क्या बताते हैं लोग? विटामिन सी लो। कहाँ होता है? खट्टे फलों में। अच्छा। लेकिन इसमें क्या करना है? खट्टे फल नहीं खाने, खट्टे फलों का नहीं इस्तेमाल नहीं करना। जो भी खट्टे और रसीले फल हैं उन्हें नहीं खाना है। तो सर फिर क्या खाएं? गोश्त भी नहीं खाए, फल भी नहीं खाए। हाँ, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। कुछ क्या खाएं? ना गोश्त खाएं, ना फल खाएं, ना कोई एनिमल प्रोडक्ट खाएं। तो देखिए ये तो कुदरत पे सवाल हो गया। क्या अल्लाह ताला ने सिर्फ यही चीजें बनाई है? तो ऐसे में हम क्या खा सकते हैं? क्या खा सकते हैं? देखिए हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, मशी सब्जियां खाइए, जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां खाइए। नाम में गिनाने लगूं तो बहुत सारी सब्जियां जी। जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां खाइए। ठीक है जी। फलों में आप
सेब का, केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि उसमें भी अगर छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन फल इसमें कुल मिलाकर नहीं खाने चाहिए। बाकी सब्जियां हैं, आपके दाने हैं, उनका इस्तेमाल कर सकती है, कर लीजिए, चावल का इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें जिनका आपको इस्तेमाल 6-7 महीने मतलब मीट का इस्तेमाल नहीं करना। जी हाँ बिल्कुल। आप शायद मीट ज़्यादा इस्तेमाल करती मुझे हैं, बहुत शौकीन है। हाँ, देखिए वैसे तो मीट के अंदर जो है विटामिन B12 होता है जी और भी सारे चीज़ें होती हैं, कई सारे प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में होता है जी। लेकिन मीट इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं है। नहीं, कभी कभी दिल चाहता है। हाँ कभी कभी लेते हैं। हजरत अली का कौल है कि अपने पेट को जानवरों का कब्रिस्तान मत बनाइए, जी। क्योंकि हर ज्यादती हर चीज़ की बुरी होती है। होती है। तो कभी कभी आप इसमें तो आपको मीट तब तक ना लेना चाहिए जब तक कि आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। तो ये कुछ एहतियात करनी चाहिए। बाकी देखिए कुछ एहतियात खाने पीने में हमें किस तरह से करनी चाहिए। खाना हमें फुल पेट कभी नहीं खाना, जी। पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना है, ठीक है। खाने पेट के 3 हिस्से करिए, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा खाली छोड़िए, यानी थोड़ी भूख रह जानी चाहिए आपके अंदर। दूसरी चीज, पानी प्रचुर मात्रा में पीजिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी प्रचुर मात्रा में पीजिए। तीसरी चीज, खाना समय पर। समय पर क्या, आपका दोपहर का खाना 10-11 बजे तक हो जाना चाहिए। शाम का खाना आपको सूरज छिपने से पहले आपको खा लेना चाहिए। सर हम तो देर में उठते हैं। भाई देर में उठते हैं तो ये तो आपको ये चाहिए कि आपके घर में अगर कोई पेशेंट ऐसा है तो आपको दिनचर्या में तो तब्दीली करनी पड़ेगी, दिनचर्या में आपको तब्दीली करनी पड़ेगी। दोपहर का खाना 1 बजे खा सकते हैं। दोपहर का खाना देखिए आपको पहले खाना चाहिए, 12 बजे से पहले दोपहर का खाना खाना चाहिए, ठीक है ना। आप खाना खा रहे हैं, दोपहर का खाना 4 बजे 5 बजे खा रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं 1 बजे 2 बजे जाके, तो ये तो सारा सिस्टम ही खराब है। जब नेचर के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध इंसान चलता है, जब प्रकृति से जंग करता है, ये जो प्रकृति ने नियम बनाए हैं, अल्लाह ताला ने जो नियम बनाए हैं जीने के, उनके खिलाफ आप जिंदगी गुजारोगे तो ये बीमारियां पैदा होंगी। जी जी सही बात। और जब तक इस स्टाइल को चेंज नहीं करोगे तब तक बीमारियां दूर नहीं होंगी। तो फिर नाश्ता नहीं लें सुबह का? सुबह का नाश्ता भी जरूरी है, लाइट नाश्ता, लाइट लें, बल्कि नाश्ता तो आयुर्वेद कहता है खूब खाइए, जम के खाइए। आयुर्वेद कभी नाश्ते को नहीं रोकता। और आपके जो भी लोग डाइटिशियन है वो अगर आपसे नाश्ते के लिए मना करते हैं तो सोई समझ लीजिए कि कुछ नहीं जानते। नाश्ता बढ़िया करिए, खूब फैटी चीजें लीजिए, जो आपको चिकनाई वाली चीजें खानी है नाश्ते में खा लीजिए। जैसे कि हम क्या ले सकते हैं नाश्ते आप में? बटर ले सकते हैं, आप देसी घी ले सकते हैं। आप अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर आपको लिकोडर्मा नहीं है, एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ मैं, तो आप वो खाइए जो भी आपको खाना है। दोपहर का खाना आपको उससे नाश्ते से लाइट लेना चाहिए। अगर नाश्ते में तो यार लोग कम खाते हैं, 2-4 पापे खा लिए और चाय पी ली और फिर नाश्ता हल्का सा करा, फिर दोपहर का खाना पेट भर के खाया। जबकि नाश्ता हैवी करना चाहिए, दोपहर का खाना उससे कम करना चाहिए, रात का खाना उससे भी ज़्यादा कम करना चाहिए, ठीक है। तब हमारी बॉडी, जब हम प्रकृति के अनुसार चलेंगे तब बॉडी हमारी फिटफाट होगी, बीमारियां दूर होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा कि किस तरह से विटिलिगो, सफ़ेद दाग की बीमारी को, लिकोडर्मा को हम मात दे सकते हैं, हरा सकते हैं। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करिए, बापची को जिस तरह से मैंने बताया उस तरह का इस्तेमाल करिए। बापची का फ्रेश ऑयल, प्योर ऑयल का इस्तेमाल करिए, उसको ढूंढिए, उसको इस्तेमाल करिए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ बैठे तमाम लोगों की दुआएं इस तरह के रोगियों के लिए हैं कि ईश्वर अल्लाह जो भी आप कहिए उनको पूरी तरह से सेहतियाबी दे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आप क्लास में, फिर क्लास में इंशाल्लाह, और फिर इसके किसी और बीमारी के बारे में जिक्र करेंगे, उसका बहुत अच्छा सा इलाज बताएंगे। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर तरशीद वानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।